BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। बालाई और मशरक़ी पाकिस्तान में इस साल भी सैलाब की तबाहकारियां जारी, जबकि मुतासरीन मदद न मिलने पर नाराज। हुक्काम इस तासुर की नफी करते हैं। ये उन लोगों का सोच है, अभी रोड खुल जाएंगे, एक्सेस हो जाएगा तो हम प्रॉपर सप्लाई करेंगे। आर्मी के पास हमने ज़ख़ीरा जमा किया हुआ है। इंडियन पंजाब के शहर गुरदासपुर में पुलिस स्टेशन पर नामालूम अफराद का हमला, 3 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद हलाक। और ये भी देखिएगा कि 60 बरस तक बिला मुकाबला चलने वाला क्यूबन अखबार खुद को मुस्तकबिल के लिए कैसे तैयार करना चाहता है। सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल में वक्फे से आने वाले सैलाब से अब तक दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मकामी इंतज़ामिया के मुताबिक सैकड़ों मकान मुकम्मल तौर पर पानी में बह गए हैं। बालाई चित्राल के 3 सब डिविजन्स में तकरीबन 2.5 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी का सिलसिला अब भी जारी है। मज़ीद तफसीलात चित्राल में मौजूद हमारे नामनिगार अजीज़ुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में देखिए। चंद रोज़ पहले तक यहाँ आबाद मकान थे, मस्जिद थी और छोटी दुकानें थीं। संगलाख पहाड़ों से आए बिफरे पानी ने सब कुछ मलियामेट कर दिया। आज यहाँ सिर्फ निशान बाकी रह गए हैं। इस सैलाब की जद में करीब वाक़े अब्दुल अहद का मकान है। इस जगह मेहमान खाने समेत 3 कमरे थे। 5-6 साल पहले नया बनाया था, ये वाला 2 वाला, वो बहुत खर्चा हुआ था। वो 20-30 लाख दोनों जगह में खर्चा हुआ था। और सारा माल गया, ज़मीनें चला गया, अभी कुछ नहीं पड़ा, सब चला गया। वक्फे से आने वाले सैलाबों से सड़कें, पुल, मकान, ज़राअत, पीने और आपाशी की पाइपलाइनें सब कुछ बह गया है। बालाई चतराल जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं। ये रास्ता अपर चतराल की तरफ जाता है, जो मुख्तलिफ मकामात पर बंद है। कहीं लैंडस्लाइडिंग हुई है तो कहीं सैलाब रोड को बहा कर ले गया है। अब इस भारी मशीनरी के साथ इस रोड को खोलने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये मालूम नहीं है इस पर कितना वक्त लग सकता है। हुकूमत की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। फौजी हेलीकॉप्टरों के जरिए सामान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन बेशतर मुतासरीन यही शिकायत कर रहे हैं कि उन तक इमदाद नहीं पहुंच रही। मेरा सारे घर तबाह होता है, मेरा सारे सर बच्चे पता नहीं है किधर है किधर नहीं, मेरा मालूम नहीं है। मगर हुकूमत कोई भी मेरे साथ इमदाद नहीं दिया था। मेरा बिल्कुल इस तरह तो मैं छोटे मुलाजिम में बाज़ार में गवर्नमेंट का वो छोटा तनख्वाह है, वो छोड़ का बैंक में कर्जदार है। तकरीबन 2,75,000 रुपये में इसके साथ घर बनाता है। हुकूमत पर कोई इलाज नहीं दिया है। चतराल में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इलाके को आफतज़दा करार दे दिया गया है। हुकूमत की जानिब से वादे और दावे भी किए गए हैं, लेकिन बहाली के लिए अमली इक़दामात कम ही नज़र आ रहे हैं। अजीज़ुल्लाह खान, BBC न्यूज़, चतराल। और चित्राल में मौजूद हमारे नामनिगार अजीज़ुल्लाह खान ने ज़िले डिप्टी कमिश्नर अमीनुल हक से पूछा कि इलाके के मुतासरीन के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है। 40 टन सामान सूबाई हुकूमत ने भेजा था, मरकज़ी हुकूमत ने भी भेजा था। हमारी अपनी कोई कैपेसिटी नहीं थी कि हम लोगों को ये इनएक्सेसिबल एरियाज़ को या बार वक़्त हमारी न ऐसे रिसोर्सेज थे। तो हम उसके आर्मी के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपने जवान, अपने अफसरान सबको इसके लिए वक़्फ़ किया और ये बारी ज़िम्मेदारी कबूल की। लोग यही शिकायत कर रहे हैं कि उन तक कोई इमदाद नहीं पहुंच रही, और जहां अगर पहुंच रही है तो उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ 1 किलो घी, 1 किलो दाल और कुछ चावल मिल रहे हैं, जिससे उनके 10 से 15 अफराद के ख़ानदान पे पूरा नहीं हो रहा। ये उन लोगों का सोच है, अभी रोड खुल जाएंगे, एक्सेस हो जाएगा तो हम प्रॉपर सप्लाई करेंगे। आर्मी के पास हमने ज़ख़ीरा जमा किया हुआ है, लेकिन वो गाड़ियों की सूरत में जाएगा। वहाँ पर अलग अलग इलाकों में सेंटर कायम होंगे, वहाँ उन्होंने फहरिस्तें बनाई है, तो वो वहाँ पर बाकायदा फहरिस्तों के मुताबिक मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा, हर एक को प्रॉपर हिस्सा मिल जाएगा।
चित्राल के डिप्टी कमिश्नर अमीनुल हक जिनसे अजीजुल्लाह खान ने बात की। ये तो बात हुई चित्राल की। सैलाब की तबाहकारियों का जिक्र जारी रखते हैं। बारिशों और सैलाब से जनूबी पंजाब भी पूरी तरह मुतासर हो चुका है। मकामी एहलकारों के मुताबिक जनूबी बेल्ट में लैया में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। हज़ारों देहात ज़ेर आब हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं और लोग फंसे हुए हैं। लैया से सबा एतजाज़। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इमदादी कैंप्स आप देख रहे हैं मेरे पीछे। इस तरह के चंद इक्का दुक्का कैंप्स हमें मुख्तलिफ मकामात पर मिले। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जितने मुतासरीन की बात की जा रही है, क्या उनको शेल्टर देने के लिए ये काफ़ी हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस सैलाब और बारिशों के पानी में इनके इलाके में खासा नुकसान हुआ, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप किसान हैं, आपके गाँव में क्या हालात हैं? हमारे इलाके में बहुत ही पानी आया हुआ है, लोग अपनी मदद आप जी रहे हैं। ये चांदी कैंप दिए हुए हैं, जो हकीकत मुतासर लोग हैं वहाँ तक इमदाद नहीं पहुँच रही। ये लैया के डिस्ट्रिक्ट में देहाती पट्टी है। इस लाइन में बहुत सारे देहात हैं। आप देख रहे हैं कि जिस स्ट्रक्चर के ऊपर मैं बैठी हुई हूँ, ये लोगों ने अपनी मदद आपके ज़रिए ड्रमों के साथ बनाया हुआ है और ये इस वक्त वाहिद ताल्लुक़ है उस देहाती पट्टी का जो मरकज़ी शहर है उससे। तकरीबन 300 से ज़्यादा गांव जो हैं वो इसी तरह से कुछ हद तक ज़ेर आब हैं और जो तकरीबन 1,30,000 मुतासरीन हैं, जिनमें से सिर्फ अभी तक हुकूमत 5,000 की इमदाद कर चुकी है। ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिशल्स के मुताबिक है। बाकी बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग मजबूर हैं, अपने इलाकों में फंस चुके हैं। पानी चारों तरफ है। हम और रूखी सूखी रोटी आप पका कर खा रहे हैं। हम हमारे साथ खाना नहीं भेजा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं। बच्चे बीमार जिया हैं, मच्छर के जो बुखार, नज़लात, खांसी। यहाँ पर ज़्यादातर गन्ने की फसलें थीं जो कि सैलाब के बायस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। कुछ इसके अलावा मवेशियों के चारे की फसलें थीं जो कि तबाह हुई हैं। ये वो मवेशी हैं जिनकी मदद से यहाँ के जो गरीब देहाती हैं वो अपना गुज़र बसर करते हैं और जो नकल मकानी करने के वसाइल रखते भी हैं वो अपनी मदद आपके ज़रिए यहाँ से कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। मानसून सीजन के दौरान जनूबी पंजाब के इस बेल्ट के लोग हमेशा सैलाबों से और बारिशों से मुतासर होते हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, जानी और माली नुकसान भी होता है। इस पर सवाल ये उठता है कि एहतियाती तदाबीर और तैयारी की बजाय सियासी रहनुमाओं की जानिब से सिर्फ रद्द अमल ही क्यों सामने आता है जब पानी वाकई सर से गुजर चुका होता है। सबा एतजाज़, BBC न्यूज़, लैया। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। इंडियन पंजाब में पाकिस्तान की सरहद से मुल्हिक़ गुरदासपुर ज़िले में आज मुसल्लह हमलावरों ने पहले एक बस और उसके बाद एक पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया। इस हमले में कम से कम 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। हुक्काम के मुताबिक तीनों हमलावरों को हलाक कर दिया गया है। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने इस हमले की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। दिल्ली से सुहेल हलीम। पंजाब में इस नौयत का वाक़या लंबे अरसे के बाद पेश आया है। हमले की खबर फैलते ही आसपास के इलाकों से लोग खौफजदा होकर भागने लगे। ऐने शाहिदीन के मुताबिक हमलावरों ने फौजी लिबास पहन रखे थे। वाक़े की खबर आते ही हुकूमत ने फौज तलब कर ली थी, लेकिन ऑपरेशन की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस ने ही संभाली। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की सरहद पर चौकसी बढ़ाने की हिदायत जारी की है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से भी बात हो चुकी है। डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी मैंने कहा है कि पूरी सीमाओं पर जो है अपनी फोर्स को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया जाए और इस वाक़े पर वो कल पार्लियामान में बयान देंगे। दिल्ली समेत मुल्क के कई बड़े शहरों में भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। हमलावरों ने पहले एक शख्स से उसकी गाड़ी छीनी और फिर सुबह तकरीबन 5:30 बजे एक बस को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में कई मुसाफिर जख्मी हो गए। बाद में वो दीनानगर के थाने में दाखिल हुए, जहां पहले उन्होंने 2 होम गार्ड्स को हलाक किया। फायरिंग में हलाक होने वाले पुलिस एहलकारों में एक SP भी शामिल है। ये मुकाबला तकरीबन 11 घंटे जारी रहा। पुलिस के मुताबिक इसी इलाके में रेल की पटरियों से भी 5 देसी बम बरामद किए गए हैं। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि हमलावर कौन थे और न ही किसी तंजीम ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म अहमद दाऊद ओगलू ने कहा है कि शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया और कुर्द अलहद की पसंद तंजीम PKK के खिलाफ फ़ज़ाई हमले इलाक़ाई सूरत हाल तब्दील कर सकते हैं। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया है कि तुर्की का शाम में ज़मीनी फ़ौज भिजवाने का कोई इरादा नहीं और न ही तुर्की बाग़ियों की मदद के लिए फ़ज़ाई हमले कर रहा है।
केन्या के बाद अपने दौरे अफ्रीका में सदर बाराक ओबामा इथियोपिया पहुंचे हैं। वो इथियोपिया जाने वाले अमेरिका के पहले सदर हैं। मंगल को एडिस अबाबा में 54 रुकनी अफ्रीकी यूनियन के इजलास से खिताब करने वाले भी वो पहले अमरीकी सदर होंगे। फ्रांस में 1 लाख से ज़्यादा अफराद ने सऊदी शाह सलमान की खातिर मशहूर साहिली तफरीही मकाम फ्रेंच रिवियरा के एक खूबसूरत हिस्से तक अवाम की रसाई पर पाबंदी के खिलाफ पिटिशन पर दस्तखत किए हैं। सऊदी शाह और तकरीबन 1000 अफराद पर मुश्तमिल उनके काफिले को लेकर सऊदी एयरलाइंस के 2 बोइंग 747 जहाज सनीचर को नीस एयरपोर्ट पर उतरे। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा कि पोलियो के खिलाफ जंग में पाकिस्तान नाइजीरिया से क्या सीख सकता है, और ये भी देखिए कि 6 अशरों तक क्यूबा का सरकारी तर्जुमान रहने वाले इस अखबार को अब कैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज़की। नाइजीरिया को भी पोलियो के महाज पर कमोबेश पाकिस्तान जैसी ही सूरत हाल का सामना था, लेकिन अब गुज़श्ता 1 साल से वहाँ पोलियो का कोई नया केस सामने नहीं आया है। अब से कुछ देर पहले मैंने लाहौर में मौजूद इंसदाद पोलियो की फोकल पर्सन आयशा रज़ा फारूक से बात की और पूछा कि नाइजीरिया की तरह पाकिस्तान अब तक इस वायरस से निजात हासिल क्यों नहीं कर पाया। मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान इज़ सर्टनली नॉट फार बिहाइंड। हमारे कई चैलेंजेस डेफिनेटली सिमिलर थे। बोको हराम की जो इंसर्जेंसी का सामना नाइजीरिया को दे कंटिन्यू टू फेस, वो डेफिनेटली एक चैलेंज पोलियो एरेडिकेशन के लिए भी था। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस किस्म के चैलेंजेस सिक्योरिटी के पाकिस्तान को जिसका सामना करना पड़ा था और पड़ रहा है, वो नाइजीरिया से एनालॉजी ड्रॉ करना इज़ नॉट वेरी फेयर, क्योंकि नाइजीरिया में जो मिलिटेंट ग्रुप है उसने कभी पोलियो वैक्सीनेशन पर बैन नहीं लगाया, जिस तरह हमारे मुल्क में आपको मालूम है 2 साल बैन लगाया गया पाकिस्तान के एक रीजन में। लेकिन रिसेंटली जो ज़रबे आज़म ऑपरेशन जो शुरू हुआ उसने प्रोग्राम को एक्सेस दी हमारे उन शोरिश ज़दा इलाकों में जहाँ पर 2 साल से ज़ायद हमारी रसाई ऑलमोस्ट नामुमकिन थी। आपने ज़रबे अज़ब का जिक्र किया। फ़ौज को कबायली इलाकों पर अपनी गिरफ्त मजबूत किए हुए अब 1 साल हो गया है, लेकिन अब भी सबसे ज़्यादा केसेस इन्हीं इलाकों से रिपोर्ट हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, पिछले साल में अगर आप पहले 6 महीने 2014 के पोलियो केसेस को देखें तो 120 केसेस थे हमारे, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 75% केसेस कम हैं और सिर्फ 28 केसेस हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। सो पाकिस्तान हैज़ मेड अ ट्रिमेंडस रिकवरी। आपको मालूम है वी हैड अ वेरी टमल्शियस आउटब्रेक पीरियड, लेकिन प्रोग्राम ने बहुत इम्प्रूवमेंट की है, जिसको तमाम इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बॉडीज़ जो हैं वो अप्रिशिएट कर रही हैं। सो वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद द प्रोग्रेस द पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम हैज़ मेड। अच्छा, पोलियो के कुछ केसेस तो लेकिन कराची से और सिंध के कुछ देही इलाकों से भी रिपोर्ट हुए हैं। वहाँ तो शिद्दत पसंदी के कोई कंसिडरेशन से चैलेंजेस नहीं है, तो वहाँ नाकामी की क्या वजह है? जब ज़रबे आज़म ऑपरेशन शुरू हुआ तो हमारे ऐसे इलाके जहाँ पे 2 साल से ज़ायद प्रोग्राम में जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाए थे, वो जाकर सेटल हुए हमारे टेम्प्रेरी डिस्प्लेस्ड पर्सनस पूरे मुल्क में, मुल्क के हर कोने तक वो गए और वहाँ पर वायरस शेड भी हुआ। तो एक तरह से तो ये एक्सोडस जो हुआ था TDPs का वज़ीरिस्तान बेल्ट से, ये तो एक अपॉर्चुनिटी था प्रोग्राम के पास जिसको हमने पूरी तरह से कैपिटलाइज़ किया, लेकिन उसके साथ एक रिस्क भी था कि ये वायरस हमारे बाकी इलाकों में जाकर भी फैलेगा। एंड व्हेन आई सेड द पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम हैज़ मेड अ मैसिव इम्प्रूवमेंट, इट इज़ नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पोलियो केसेस जिनमें कमी दिखाई दी है, बल्कि जो इन्वायरमेंटल सैम्पल्स हैं उनमें भी बहुत कमी आई है। हमारे जो रिफ्यूज़ल्स का हमें सामना करना पड़ता था, क्योंकि हमने अपने रिलीजियस स्कॉलर्स को, सोशल मोबिलाइजर्स को और कम्युनिटी एल्डर्स को साथ मिलाकर एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी जो बनाई है वो बहुत हद तक सक्सेसफुल रही है, और आगे जाते हुए भी हम ज़्यादा रिलीजियस सपोर्ट पर्सन का इंगेज करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में रिफ्यूज़ल्स आर एट द लोएस्ट एवर इन द प्रोग्राम्स हिस्ट्री। इंसदाद पोलियो की फोकल पर्सन आयशा रज़ा फारूक, जिनसे मैंने कुछ देर पहले बात की।
आइए अब पाकिस्तान से क्यूबा चलते हैं, जहां आजकल तब्दीलियों की हवा चल रही है और अमेरिका क्यूबा भाई भाई के नारे लगने के भी इशारे हैं। लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदली वो है ग्रानमा, क्यूबा का सरकारी अखबार। फिडेल कास्ट्रो के इनकलाबी दौर में सर जंग के उरूज के ज़माने में शुरू होने वाले इस अखबार का स्टाइल चूं का तू है। लेकिन ऐसा अखबार 21वीं सदी के मीडिया से कैसा मुकाबला करेगा? देखिए इस अखबार पर BBC की खुसूसी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं गजनफर हैदर। दुनिया में कम ही न्यूज़ रूम हैं जहां कास्ट्रो ब्रादरान की तस्वीर आवीज़ा हैं, लेकिन ग्रानमा तो किसी दूसरे अखबार की तरह नहीं। यहाँ सुबह की एडिटोरियल मीटिंग में दूसरे अखबारात की तरह सेक्शन एडिटर दिन का एजेंडा तय करते हैं। ग्रानमा की रोज़ाना इशात 5 लाख है, लेकिन इसको मल्टीमीडिया हो जाना चाहिए और इसे इंटरनेट के ज़रिए अपना दायरा वसी करने की ज़रूरत है और किसी मरहले पर टीवी चैनल या फिर किसी हद तक टीवी पर भी नज़र आना चाहिए। ग्रानमा का माजी में रुक जाना इसके आर्काइव्स में नज़र आता है। दिहाइयों पर मुहित इनकलाब दर्जनों दराजों में बंद है। वो तस्वीर जो कभी देखी नहीं गईं पीली पड़ रही हैं। उनकी इलेक्ट्रॉनिक नकूल तैयार नहीं की गईं, बस रखी हैं। ग्रानमा के 9 उम्र सहाफ़ी मायामी में नाक़दीन की राय से आगाह हैं कि क्यूबा में सरकारी मलकियत में अखबार की कोई जगह नहीं, लेकिन इंटरनेशनल एडिटर सर्जियो गोमेज कहते हैं कि ये अखबार जितना आज ज़रूरी है पहले कभी नहीं था। क्यूबा में जारी तब्दीलियों के बावजूद मैं ये कहूँगा कि ग्रानमा जैसे अखबार की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता जो इनकलाब की नुमाइंदगी करता हो। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ये एक ही आवाज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छी और तख्लीकी बहस के लिए इसे मुख्तलिफ ख्यालात को भी जगह देनी चाहिए। सहाफ़ियों और पार्टी के नुमाइंदों के हाथों से गुजर कर अखबार सोवियत यूनियन के ज़माने की मशीनों वाली प्रेस में जाता है। ये मशीनें जल्द ही चीनी मशीनों से बदल जाएंगी। सरकारी कंट्रोल में शाया होने वाले ये अखबार दहाइयों से एक ही प्रिंटिंग प्रेस में और ज़्यादातर पुरानी इक़्तिदार के साथ ज़िंदा है, लेकिन अब इसे मीडिया के बदले हुए माहौल और जदीद क्यूबा में काम करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक ताज़ा तरीन ख़बरों, तज्ज़ियों, तबसरों, तस्वीर और वीडियोज़ के लिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलियानाज़की को इजाज़त दीजिए।